हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट शो स्टार्टअप मंत्र से। एक ऐसा शो जो आपको ले जाता है स्टार्टअप की दुनिया में, एक ऐसे इकोसिस्टम के बारे में आप जानकारी देते हैं जिसके जरिए हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप की राह को आसान बनाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपको स्टार्टअप की दुनिया की हर बारीक से बारीक जानकारी स्पष्ट और आसान भाषा में मुहैया कराएं। इसके साथ ही आपको बताएं कि आखिर स्टार्टअप की दुनिया में किस तरह की हलचल हो रही है, किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं, सरकार का फोकस आखिर स्टार्टअप को लेकर किस तरह का है। अगर हम पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो वैसे तो चाहे फंडिंग विंटर्स की चुनौतियां हों, चाहे बाकी कई फ्रंट पे संघर्ष हो, इन सब के बावजूद स्टार्टअप की जो कहानी है, स्टार्टअप की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो अपने आप में बेमिसाल है। भारत पूरी दुनिया में बहुत कम समय में स्टार्टअप की दुनिया में एक ऐसा मुकाम बना चुका है कि पूरी दुनिया आज एक संभावनाओं के तौर पर भारत की ओर अपनी निगाहें रखे हुए है। और यही वजह है कि स्टार्टअप ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस के साथ सामने आ रहा है जो कभी ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल नहीं था। फिर चाहे फिनटेक इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, चाहे हेल्थ स्टार्टअप में नए नए प्रयोग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में स्टार्टअप की धाक हो, या फिर हम आजकल देख रहे हैं ट्रैवल, टूरिज्म और बाकी क्षेत्रों में पूरी तरह से स्टार्टअप की बढ़ती दमदार मौजूदगी, ये सब भारत की स्टार्टअप स्टोरी को और पुख्ता मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के शो में भी हम ऐसे ही स्टार्टअप की तमाम हलचलों पर निगाह डालेंगे। हमारे साथ स्टार्टअप वर्ल्ड के ऐसे दिग्गज जुड़ेंगे जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, इंस्पायर करेंगे और यही नहीं, मोटिवेट करने के साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिर किन बातों का ख्याल विशेष रूप से रखना चाहिए स्टार्टअप वर्ल्ड में। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि इस पूरे हफ्ते आखिर स्टार्टअप वर्ल्ड में किस तरह की हलचल रही, कौन सी बड़ी खबरें आई स्टार्टअप वर्ल्ड से। मेरे सहयोगी शरद दुबे के पास चलते हैं। जी शरद, बताएं आखिर स्टार्टअप वर्ल्ड में इस बार की टॉप न्यूज क्या है। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है ईटी नाउ के जो स्टार्टअप सेगमेंट में, जहां पे मैं आपको लिए लाता हूं 5 अहम स्टार्टअप के न्यूज़। ऑफ कोर्स स्टार्टअप सेगमेंट में यूनिकॉमर्स, ओला इलेक्ट्रिक, इनकी तो आईपीओ की बात हो ही रही है और उनके बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हफ्तों में। लेकिन 5 अहम थीम्स, यानी कि जो स्टार्टअप्स है, कुछ लिस्टेड भी हो गए स्टार्टअप्स, उनके मैं न्यूज़ लेके आया हूँ। सबसे पहले पेटीएम फोकस में रहेगा। इंटरेस्टिंगली आरबीआई गवर्नर ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने जो है ट्रांजैक्शन लिमिट यूपीआई का जो 1 लाख का है उसको बढ़ा के 5 लाख के जो है ट्रांजैक्शन की है। इसकी जो गाइडलाइंस है और भी धीरे धीरे आरबीआई देते रहेंगी। इसके कारण जो डेलीगेटेड पेमेंट फैसिलिटी है वो भी यूपीआई के ज़रिए मिल सकता है। अगर डेलीगेटेड यूपीआई फैसिलिटी की अगर बात करें तो इसका एक यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पेरेंट हैं और अपने बच्चों के लिए जो है कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ लिमिट सेट कर सकते हैं और ऐसे जो है यूज़ केसेस और नए बन सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आया है यहाँ पे। दूसरे अपडेट की बात करें तो Q2 अपडेट्स की बात करें तो 5G फ़ोन्स पे जो है फोकस रहेगा। 5G फ़ोन्स लगभग 79% मार्केट शेयर रखे हैं Q2 में। और ये जो शिपमेंट्स है जो बाहर जाती है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट, वो वहाँ पे शिपमेंट्स आधी हो गई हैं। ऑफकोर्स ग्लोबल क्राइसिस ट्रेड की चल रही है, जो आपके मिडिल ईस्ट में हमने देखा है, और फ्रेट कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि कंटेनर शॉर्टेजेस देखने मिल रही है। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो शिपमेंट्स फिर भी 56% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला है। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो के जो सीईओ हैं दीपिंदर गोयल, उन्होंने ट्वीट किया था और एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि अब जो है जो ऐप के पास एक फ़ीचर है, यहाँ पे कस्टमर अपनी जो कैश डिलीवरी की बैलेंस है उसको अपने अकाउंट में रख सकते हैं। एक टाइप से वॉलेट बन जाता है जोमेटो का। जब भी आप कोई बिल कर रहे हैं, सपोज 700 रुपये का खाने का ऑर्डर आया है, 680 रुपये और आपके पास चेंज नहीं है डिलीवरी बॉय को देने को, तो जो 20 रुपया बचता है वो आपके वॉलेट में आ जाता है। लेकिन इस पैसे का यूज़ कैसे करेंगे आप, इसके बारे में जो है जोमेटो ने कहा कि इसको जो है आगे फ्यूचर ऑर्डर्स से ऑफसेट कर सकते हैं या डाइनिंग ऑप्शन में भी लगा सकते हैं। कंपनी ने अपनी Q1 नंबर्स भी डिक्लेयर किए जहाँ पे एक बहुत बुलिश नंबर्स देखने मिले और ब्रोकिंग हाउस की अपग्रेड्स देखने मिली। स्टार्टअप जगत की जो आप कह सकते हैं H1 CY24 यानी कि पहले 6 महीने की एक रिपोर्ट आई है जो है लॉन्ग हाउस कंसल्टिंग से, और उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स ने जो है लगभग 11,250
नौकरियां को जो है कट की गई है, यानी कि पिंक स्लिप दी गई है या रेजिग्नेशंस करवाया गया है। अगर यही बात जो है पिछले साल के फर्स्ट हाफ को ले तो ये आंकड़ा 21,000 का था और उसके पहले 15,000 का था। इसका मतलब ट्रेंड्स कह रहे हैं कि स्टार्टअप के ले-ऑफ्स जो है थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो। अगर ले-ऑफ्स कम हो रहे हैं तो ऑफकोर्स पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस है, बड़े बड़े सैलरी शायद ना इंडस्ट्री में करे जाएं, और उसके कारण जो है थोड़ी नॉर्मलाइजेशन जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखने मिल सकती है, स्पेशली हायरिंग को लेके। आखिरी जो न्यूज़ है वो है आपका हेल्थ टेक स्टार्टअप पे। यहाँ पे विजिट हेल्थ करके एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है जहाँ पे उन्होंने 250 करोड़ रेस की है लिस्टेड कंपनी पीवी फिनटेक के सब्सिडरी डॉग प्राइम टेक को लेके। तो ये 5 अहम जो थीम्स हैं या बात है जो स्टार्टअप जगत में जो है क्लोजली फॉलोड की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका स्टार्टअप वर्ल्ड की तमाम हलचलों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा में मैं कार्यक्रम के जो पहला हिस्सा है उसमें शामिल करने वाला हूं एक बेहद खास मेहमान को, एक ऐसा स्टार्टअप जो वीजा कि आपकी राह को आसान बना रहा है। जी हां, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा, ऐसे ऐसे स्टार्टअप हैं जो स्टार्टअप वर्ल्ड में ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं जो वाकई लोगों का एक्सपीरियंस अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी सहूलियत को और बढ़ा रहे हैं। वीजा की दुनिया चुनौतियों से भरी पड़ी है और बहुत सारे दुविधाएं और एक प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत सारी श्योरिटी जो है वो कमोबेश आमतौर पर पक्की नजर नहीं आती। यही वजह है कि जिस स्टार्टअप की दुनिया को आज हम लेकर आने वाले हैं वो वीजा वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं मोहक नाहटा जो फाउंडर और सीईओ हैं एटलिस से, जो कि वीजा सर्विस से जुड़ी हुई है। आखिर ये किस तरह से अलग तरह का वीजा सर्विस है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे मोहक से। मोहक, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। और जैसा मैंने एक शॉर्ट इंट्रो आपका किया कि वीजा सर्विस से जुड़ी हुई आपका स्टार्टअप है, जरा बताएं इसके पीछे की सोच क्या थी, कहां से शुरुआत हुई और अभी तक का जो सफर है वो किस तरह का है? एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो एटलीस्ट क्या करता है, लोगों को जब इंडियंस ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज के लिए वीजा चाहिए होता है, और एटलस एक वेबसाइट और ऐप है जहाँ पे बहुत इजीली आपको वीजा मिल सकता है एंड एक्यूरेट टाइमलाइन मिल सकती है कि कब आपको वीजा मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो हम बहुत सारे इंडियंस के लिए ट्रैवल करना इजी बना रहे हैं बाय मेकिंग इट इजी फॉर देम टू गेट वीजास। ये करीबन 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं आई ग्रू अप इन इंडिया, डिड माय स्कूलिंग हियर एंड आई वेंट टू द यूएस फॉर माय अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। जब मैं वहाँ पे था मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था, बट वहाँ पे मेरे को खुद ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ रहा था, कोई हेल्प भी नहीं थी। तो एक्चुअली एक साइड प्रोजेक्ट की तरह मैंने स्टार्ट किया था कि मैं अपने लिए एक ऐप बनाऊंगा जिससे बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए वीज़ा अप्लाई करना। फिर मैंने दोस्तों के साथ शेयर किया, उन्होंने और दोस्तों के साथ शेयर किया, और सबने बोला कि वो उनके लिए भी यूज़फुल है। मेरे को हर वक़्त से पता था मार्केट तो है ही बड़ी, बट दैट वाज़ द पॉइंट व्हेन आई सेड थॉट दैट ठीक है, ये फुल टाइम मैं कर लेता हूँ। वाकई मौका बहुत अच्छा लग रहा है ये जानते हुए कि आपने एक तरह से एक ऐसी दुनिया जहां शायद बहुत ज़्यादा सहूलियतें थी, आपके लिए बहुत कुछ इजी था, वहां के अलावा आपने अपने स्वदेश को चुना यानी भारत को चुना और यहां पर आप अपनी सोच को बड़ा बनाने में जुटे हुए हैं और ये वाकई काबिल तारीफ है। चलिए मोहक, अगर हम आपके बिजनेस मॉडल को समझना चाहें तो ज़रा बताएं ये किस तरह का है, इकोनॉमिक्स क्या कहती है, किस तरह के प्लान्स आप लेकर आए हैं? सो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। फॉर एवरी वीजा हम एक सर्विस फी स्टार्ट चार्ज करते हैं, और क्योंकि हम इतना बिलीव करते हैं टू प्रोवाइड अ सर्टेन एक्सपीरियंस, जब कस्टमर्स वीजा अप्लाई करते हैं एटलस में तो उन्हें हमें सर्विस फी जब भी देनी पड़ती है जब उनका वीजा अप्रूव होता है और ऑन टाइम आता है। अगर ऑन टाइम नई वीजा हम डिलीवर करते तो हम अपनी सर्विस फी भी नहीं चार्ज करते। तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। हम एक वेंचर बैक स्टार्टअप है। अभी तक हमने 4 राउंड रेस कर लिए हैं, और हमारे इन्वेस्टर्स में है Sequoia, Peak X5, Elevation Capital, Andreessen Horowitz, A16Z, South Park Commons, Headline, and a lot of other investors. बिल्कुल, तो वीजा एक चैलेंज ना होकर एक ऐसी सर्विस बन जाए जो एक आसान सर्विस हो और इसके जरिए लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये कोशिश मोहक की नजर आ रही है। अगर हम मोहक थोड़ा क्रिटिकल होकर देखें तो जिस तरह के स्टार्टअप में आप हैं, जिस सेगमेंट जिस सेक्टर को आप टैकल कर रहे हैं, इस स्टार्टअप वर्ल्ड में किस तरह की चुनौतियां हैं,
इसे आप किस तरह से देखते हैं और आपकी रिकमेंडेशंस क्या क्या है? हाँ, तो हर रोज एक नया चैलेंज आता है। सो इट्स ऑब्वियसली वेरी हार्ड, बट यू नो काफी चैलेंजेस होते हैं। आई मीन अगर आप ट्रैवल में काम कर रहे हो तो एक लो फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट है, तो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हाउ डू यू स्टे ऑन टॉप ऑफ माइंड एंड अक्वायर द कस्टमर व्हेन दैट कस्टमर इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ वीजा। ट्रस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, बिकॉज लोगों की ट्रिप डिपेंड करती है वीजा पे, राइट? तो हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट? यू नो आप एक टेक्नोलॉजी हो, आपके ऑपरेशनल नेट कंपनी नहीं हो, तो हाउ डू यू मेक श्योर मार्जिन आर हायर? आप कितना ऑटोमेट कर सकते हो प्रोसेस? जब लोग वीजा अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, राइट? एंड आप देखोगे तो फूड डिलीवरी में भी एंजाइटी होती है, बट वो 30 मिनट्स की होती है। पता चल जाता है, राइट? यहाँ पे आपको एंजाइटी होती है 3 4 5 दिन जब तक वीजा नहीं आता। तो हाउ डू यू मेक श्योर कस्टमर्स डोंट फील एंशियस, दे आर फीलिंग रीअश्योर्ड दैट वीजा आ जाएगा ट्रिप टाइम पे। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस है, जो दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। बहुत अहम बात आपने मोहक कही कि सबसे जरूरी है ट्रस्ट बिल्डअप करना। आप किसी आइडिया के साथ आ रहे हैं तो उस कंज्यूमर का सबसे पहले ख्याल रखिए जिसको आप कैटर करने वाले हैं, जिसके लिए सर्विस ले जाने वाले हैं। अगर एक बार आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस पर उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो आगे की राह आसान हो ली जाती है। चैलेंजेस तो हमेशा किसी भी कारोबार में बने रहेंगे, अलग अलग चैलेंज आते हैं, उनको आप R&D से टैकल करते हैं और उसको और बेहतर बनाते हैं। चलिए मोहक, जिस तरह से आपने बताया कि आप यूएस में थे और फिर आप भारत में आए, किस तरह की सोच रही, क्या वो चीजें नहीं जो आपको परेशान करती रही जिसके जरिए आपने इस तरह की सोच को बिल्टअप किया? और ओवरऑल अगर हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? मौजूदा वक्त है कैसा? Fantastic. I think if I came back from the US to build in India, and I think right now is the time to build in India. I always tell a lot of friends that it's like building in China in the early 2000s or the late 90s. आप कुछ भी एक नीश पकड़ोगे और अच्छा काम करोगे तो कंट्री के साथ ही आपकी स्टार्टअप की बहुत ग्रोथ हो जाएगी। There's a lot of activity, not just in terms of investors, in terms of ideas, even hiring. A lot of good talent wants to join startups to work on really hard problems. So if there couldn't be a better time to work on startups in India than it is now. और बिल्कुल अहम बात मोहक ने कही कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप वर्ल्ड, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए इस वक्त भारत जो है इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। और हर तरह के जो स्टार्टअप हैं जब भी हमारे शो में आते हैं वो ये एक बात में एक राय दिखते हैं कि ये मौजूदा वक्त सबसे बेस्ट समय है कुछ भी बड़े आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। मोहक, मेरा अगला सवाल आपके ग्रोथ प्लान्स को लेकर है। आगे किस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, कहां कहां फोकस करने वाले हैं, ग्रोथ का आउटलुक क्या होने वाला है? Absolutely right. So अगर आप देखेंगे फॉर एन इंडियन ट्रैवलर वीजा इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। वो डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, फिर वो वीजा लेते हैं, फिर वो बाकी चीजें लेते हैं, राइट? सो वीजा इज सॉर्ट ऑफ अ वेज इनटू द एंटायर ट्रैवल स्टैक। एंड हमारा प्लान है कि हम वीजा करें, वीजा से ट्रस्ट बनाए और उन्हें बाकी अदर सर्विसेज जहाँ पे भी हम एक 10x एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइड करें, राइट? बी इट फॉरेक्स, बी इट इंश्योरेंस। तो हम ये काफी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, the international travel out of India is growing at a 26% sort of CAGR every year, right? And our goal is to capitalize on this opportunity, and grow not just in terms of visas but also other products in India and international, right? Atlas is also like one of the few stories out of India which is built in India but for the world. तो बिल्कुल जो बात मोहक ने कही उसको गांठ बांध लीजिए और उसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए क्योंकि ये अनुभव से आया है। और चूंकि ये एक तरह से खुद इतने कम उम्र में ये मुकाम बना पाए हैं तो ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो दिक्कतें हैं उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मोहक आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि स्टार्टअप की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें आपका योगदान और ज्यादा मजबूत होने वाले वक्त में नजर आए। तो बिल्कुल ये थे मोहक जिनसे हमने खास चर्चा की उनके स्टार्टअप के बारे में, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। फिलहाल हमको यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक की उस पार एक खास सरप्राइज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। शेफ
संजीव कपूर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे खास और दिलचस्प बातचीत करने वाली हैं हमारी सहयोगी अंकिता सक्सेना। तो ब्रेक के बाद जुड़िए संजीव कपूर के साथ, बहुत ही दिलचस्प बातचीत है, मजा आएगा आपको ये बातचीत देखते हुए और एक क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, अपने विजन को लेकर एक क्लैरिटी मिलेगी। तो ब्रेक के बाद संजीव कपूर को देखना मत भूलिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। तो बिना किसी देरी के आपको लिए चलते हैं खास दिलचस्प बातचीत की तरफ। शेफ संजीव कपूर की जाने माने जो फूड एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं, उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी अंकिता सक्सेना ने। आप भी ये दिलचस्प बातचीत देखिए। शेफ संजीव कपूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शेफ, आपसे ये पहले तो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि आप आपके फादर बैंकर थे, आपके ब्रदर जो हैं सीए हैं, आप शेफ कैसे बन गए? और वो भी उस जमाने में जब शेफ एक बहुत ही ग्लैमरस प्रोफेशन तो नहीं था। चलो अच्छा है कि ऐसा नहीं कि मेरे ब्रदर का इंटरव्यू हो रहा था कि आपके भाई तो शेफ हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन गए। एक्चुअली मैं बड़ा क्लियर था शुरू से ही कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो। किसी ने का मतलब कि तब डेफिनेशन ऐसा नहीं कि दुनिया में किसी ने ना किया हो। किसी ने का हमारी जो दुनिया थी, तो मेरी दुनिया में कि मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं किया होना चाहिए, मेरे किसी दोस्त ने नहीं किया होना चाहिए, पड़ोसी ने नहीं किया होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था और ऐसे में कुछ ऑप्शंस थी। ये क्लियर था कि ये इंजीनियरिंग ये वो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज वो प्रेडिक्टेबल थी। वो कि वो तो सब लोग वही कर रहे थे, जो पढ़ाई में अच्छे थे वो सब वही करते थे, मैं भी पढ़ाई में अच्छा था, तो मैं वो नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग से करूँगा। तो फिर ये लगा कि ये वाला जो काम है ये कोई नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर मैंने हाँ करी। एंड लोगों ने उस वक्त लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा लगा कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे एक्चुअली पूछते पर तुम तो पढ़ाई में अच्छे हो। क्योंकि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते थे वो जाते थे। हाँ, क्योंकि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे वही उस तरफ देख रहे होते थे। कहीं कुछ नहीं किया तो हाँ ये कर लेंगे कि आप तो साइंस के स्टूडेंट, आप तो मेरिट लिस्ट होल्डर हो, आप तो ऐसे हो और आप ऐसे इसमें क्यों कर रहे हो। तो मैं सिर्फ कहता पता है मुझे यही आता है, मैं यही कर सकता हूँ, मैं यही करूँगा। बट ये पूरा भरोसा था कि अगर ऐसा किया जाए कि जहाँ सब लोग जाते हैं ना, मुझे लगता है वो भेड़ चाल है, और जहाँ सब लोग जाते हैं तो वहाँ का तो रास्ता बना हुआ है। मुझे मज़ा आता है ऐसी जगह जाने में जहाँ रास्ता नहीं बना हुआ है। राइट, और वो रास्ता आपने बनाया है औरों के लिए, इसलिए मज़ा आता है कि जहाँ पर आप नहीं गए तो एक तो डिस्कवरी होती है, एक तो ऐसा लगता है कि अरे वाह हर बारी कुछ नया है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसा करेंगे तो दुनिया बड़ी अजीब सी हो जाएगी। पर अगर कुछ लोग लीड नहीं करेंगे तो ना लीडर्स बनेंगे, राइट, और ना नई चीज़ें होंगी। तो इसलिए आई थिंक दोनों ज़रूरी हैं। लीडर्स को फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स को लीडर चाहिए। कोई चूज़ करता है लीडरशिप, कोई फॉलोअरशिप, एंड बोथ आर ओके। दुनिया ऐसे ही बनती है। राइट, बट शेफ आप बहुत काम करते हैं। आप सिर्फ शेफ नहीं है, आप आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपने बुक्स लिखी, ऑथर भी हैं आप, एंड आपका चैनल भी है, आपकी एक कुकिंग रेंज भी है, वंडर शेफ भी है। ये एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट कहाँ से आई आपके पास? आप अपना काम कर रहे थे, आपका टीवी शो अच्छा चल रहा था, यू वर अ हाउस होल्ड नेम, तो ये कहाँ से आई? आपने मार्केट गैप स्पॉट कैसे किया? बिकॉज ये काफ़ी टाइम पहले बात है जो लोग अभी कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आया? देखिए, जितना मैं कर रहा हूँ सब सेम ही है, खाने का ही काम कर रहा हूँ और कुछ उससे अलग नहीं कर रहा। कैसे होता है कि खाने में आप खाने का दायरा आप ऐसे सोच सकते हो कि अच्छा आप खाना बनाएंगे, पर आप ऐसे तो नहीं होता ना। कैसे पूरा मेन्यू में कि कभी गाजर हलवा होता है, कभी गुलाब जामुन होता है, कभी खीर होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए विजन चाहिए जो आपके पास है कि सबके पास होता है, सबके पास होता है। हम देखिए घर में जब घर मैनेज करते हैं तो सारी चीज़ें, मैं कोई ऐसे कहता है अरे आप दूध के पैसे भी दे देते हैं, आप शर्ट के भी दे देते हैं, आप ये भी चलाते हैं, इसके भी करते हैं। पूरा घर जब मैनेज करते हैं आप वो कर रहे होते हैं, राइट। उसके लिए ऐसा कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है। अब आपके पास में अगर अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है कि
ये आपका इन्फ्लुएंस है, अगर जैसे टीवी शो है तो आपने वो रीच क्रिएट की है। आप उसके बाद में अगर आप किसी कॉलेज में टीचर हैं तो आपकी तो नौकरी है, आप दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं। आप कहीं मतलब ऐसा होता है कि ट्यूशन अलाउ कर देते हैं राइट। तो मेरे केस में ये कहूँगा, ये बाकी सारी जितनी है ना वो मुझे ट्यूशन अलाउ हो गई थी तो मैंने कहा अच्छा चलो ये भी पढ़ा लेते हैं, ये भी पढ़ा लेते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप टीवी से आप देखें कि जब आप सबको सिखा रहे हैं तो वही आपको बताते हैं कि अच्छा आप वो जो शो में आप मिक्सर यूज़ कर रहे थे वो कहाँ पे मिलेगा। मैं तो गया था कहीं बाहर ऑस्ट्रेलिया में था, तब मैंने वहाँ कहीं ख़रीद लिया था। अच्छा वो वैसा चाहिए। आपकी किताबें हैं क्या? ओहो। अच्छा आप टीवी में जो हम खाना है वो तो हम कभी खा नहीं सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट है आपके कोई खाने बने बनाए? सो जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वही डिमांड क्रिएट कर रहे थे। तो मैं तो सिर्फ नीड फुलफिल कर रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था जो लोग कह रहे थे, और उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, हाँ ये कहूँ कि सब आसान होता है, कुछ आसान नहीं होता। बहुत सारी जब आपको इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, तो उसके स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, उसको स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। पर क्योंकि अगर आप मेहनत करना जानते हैं, पढ़ाई में अच्छा, मेहनत पहले से आती थी राइट, तो मेहनत कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, और आपके आसपास के लोग, सो माय फादर वो बैंकर, ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, तो आप डिस्कशन से बात करके अपने इंटेलिजेंस, अपना हार्ड वर्क लगा के आप चीज़ें ट्राई करते हैं। पहले ऐसा नहीं कहते कि इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा, कुछ नहीं होता। एक एक दिन लेते हैं, एक दिन आप उसको शुरू करते हैं, और जब आप शुरू करते हैं तो जब सक्सेस मिलनी शुरू होती है तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसे ही किया मैंने, सिर्फ धीरे करके मेहनत करते रहे। राइट। बट शेफ आपके चैलेंजेस क्या रहे आपके बिजनेसेस में, क्योंकि एक चैनल को रन करना 24 आवर चैनल्स में सिर्फ खाना चल रहा है, सिर्फ खाने के बारे में, इट्स नॉट इजी। और चैनल्स को एडवर्टाइजर्स को लेके आना, इट्स नॉट इजी टू रन अ चैनल। जो आपकी कुकिंग रेंज है उसमें भी आई एम श्योर आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे। फिर एंटरप्रेन्योरियली आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं? देखिए, एक्चुअली मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप कुछ भी करते हैं, हर चीज़ में मेहनत चाहिए होती है राइट। उसको आप किस लेंस से देखते हैं, उसको आप डिफ़िकल्टी या चैलेंज के लेंस से देखते हैं, या आप सोचते हैं कि दिस इज़ लाइफ। मतलब अगर मैं सोचूं कि बचपन में जब तक आप बैठे नहीं थे, इतने छोटे से थे आप, तो बैठना चैलेंज था, उसके बाद में आप खड़े हुए, चैलेंज था, उसके बाद में आप चलना शुरू हुए थे, चैलेंज था, भागना शुरू हुए, चैलेंज नहीं थे, लाइफ थी। सो जर्नी में ऐसी चीजें आती हैं जिसको कुछ लोग चैलेंज समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं जिंदगी का हिस्सा है। बिजनेस भी ऐसे ही होता है। उसमें जब आप बैठे हुए में से बचपन में आप खड़े होते हैं तो गिरते भी हैं, अगेन पार्ट ऑफ लाइफ। आप ये सोचें कि बिना गिरे आप खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आप उससे डर जाएं कि हम खड़े होंगे, तो बच्चे तो होते ही नहीं ना ऐसा। माँ बाप भी कह रहे होते हैं कि चलो खड़े हो, कोई बात नहीं, गिर जाओगे, राइट। बिजनेस में ऐसे ही होता है, इट्स लाइक दैट। पर हम उसके स्टोरी टेलिंग के हिसाब से नाम लगा करते हैं, कितने चैलेंजेस हुए, कितना हो गया, फेलियर हो गए, ये हो गए। Actually, that's part of life. That's life of business. Before it will succeed, आपको गिरना पड़ेगा। पर वो गिरना पड़ेगा में आप ये सोचो कि बिना गिरे, बिना कुछ गलत हुए आप सक्सीड कर लोगे, नहीं होता है। उससे डर जाओगे, उससे घबरा जाओगे, तो आप सक्सीड ही नहीं करोगे। राइट, एब्सोल्युटली शेफ। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी सीख दी है हमारे यंग स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेसमैन को कि चैलेंजेस तो आएंगे, और दूसरा ये भी है कि कंज्यूमर की सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। आई थिंक इट्स अ लाइव एग्जांपल ऑफ आपने कैसे ये बिजनेस बनाया है। बट आपके वर्ड्स में फाइनली शेफ, अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यंग स्टार्टअप फाउंडर्स को, या फिर उन बच्चों को जो अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस चूज करना चाहते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल बी बोल्ड, ज़रूर करें। और देखिए, दुनिया
जो है हमेशा ऐसा होता है कि आपको सेफ खिलाएगी, राइट। और एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग प्रोत्साहित भी करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो डराएंगे भी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे सेट को थोड़ा कम रखो, ऐसे लोगों को सुनो जो प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, अगर उनसे आप प्रोत्साहन ले लेते हैं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। तो बी इन दैट ग्रुप, उनके साथ में कॉन्फिडेंस लो, और उसके बाद में जब कुछ गलत हो जाए तो वो जो ग्रुप है जो कह रहा था हमने तो पहले ही बोला था, उनकी फिर भी मत सुनो। ठीक है, उनकी फिर भी मत सुनो, बट बी सिंसियर, सच्चाई के साथ, अच्छी वैल्यूज के साथ में। अच्छी वैल्यूज जो हैं, अच्छे इंसान पहले बन जाओ, बिजनेस अपने आप ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए ज़िंदगी में मैं देखता हूँ सब कुछ वो 10 मिनट डिलीवरी वाला ही चक्कर है। तो ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में कई बारी डिसीजंस मैंने देखा है कहीं गलत ले लेते हैं, कि रास्ता गलत ले लेते हैं। कभी इंसान गलत मत बनो, अगर वो करना है तो बिजनेस मत करो। ये यू विल नेवर सक्सीड विद बैड वैल्यूज। यू मे सी कुछ लोग ऐसे हैं but they will not last long. Even if there are some, don't do that, because I believe the real success is when people say कि आपका बिजनेस अच्छा से ज़्यादा आप अच्छे इंसान हैं। तो अच्छे इंसान बनो, बिजनेस अच्छा अपने आप हो जाएगा। Absolutely. Build your character before you build your business. On that note, Sanjeev Kapoor ji, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you.